हेलो एवरीवन, मैं सुनील सुतार। आज हम इस लेक्चर में बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट, ठीक है, कौन सा एलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन 2D का हम लोग पार्ट ए सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका पेपर है, वो कौन सा एग्जामिनेशन है, 2022 का पेपर है, ठीक है। इसका पार्ट ए सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट बी का भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट रूट 21 इंटू कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब आपके पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लो। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है आपके पास a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 अपॉन a3 प्लस b3। ऐसे आपके पास क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। ये हमारे पास क्या होती है, आपके पास कंटिन्यूड फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसी को अगर आपके पास थोड़ा क्या रहेगा, साइज ज़्यादा बढ़ेगी ऐसे, क्योंकि आपके पास कंटिन्यू नीचे तक चलता रहेगा, तो इसको हमने क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 अपॉन a3 प्लस b3 अपॉन a4 प्लस ऐसे चल के हमारे पास bn अपॉन an प्लस हमारे पास क्या चलेगा, ये आपके पास कंटिन्यू फ्रैक्शन के ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म चलती रहेगी। यहाँ हम लोग अगर b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर b की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, a1 अपॉन 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 प्लस ऐसे हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यू फ्रैक्शन चलता रहेगा। तो हमारे पास जो रूट 21 दे रखा है, इसको भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहले से हमारे पास माइंड में रखो कि हमारे पास करना क्या है। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो बेसिक फॉर्म माइंड में रखो, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब देखो रूट 21 को करते हैं ना, तो रूट 21 है। अब आपको पता है कि यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करो ना, ये तो हमने बेसिक बताया इसके बारे में कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर करना क्या है। आपको देखो रूट 21 है, आपको पता है कि जब आपके पास 16 का रूट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 4 के, और 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो रूट निकालते हैं तो आता है 5 के। तो अगर आपके पास जो 16 और 25 इसके मिडिल में भी कहीं 21 होता है, भाई 21 नंबर है वो किसका, 16 और 25 के मिडिल में होता है। अगर आपके पास मिडिल में इसका मीन अगर इनका रूट भी निकालोगे तो वो भी 4 और 5 के क्या आएगा, मिडिल में ही कहीं आएगा, और पॉइंटों में हो सकता है 4 पॉइंट कुछ आ सकता है आपके पास समथिंग, है ना। तो 4 और 5 के मिडिल में आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं ना कि हमारे पास जो रूट 21 है इसकी वैल्यू है वो 4 से तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और 5 से क्या होगी, लेस देन होगी। 4 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन होगी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो रूट 21 है हमें क्या बनाना है, यहाँ से a1 निकालना, a2 निकालना, a3 a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करते थे देखो, और 1 अपॉन में दे रखा ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल पहले से निकाल लेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, रूट 21 को यहाँ पर आपके पास ऐसा लिख सकते हो ना, 4 प्लस रूट 21 और माइनस का 4, क्योंकि 4 प्लस का करेंगे और माइनस करेंगे तो वापस बनेगा तो आपके पास 21 ही बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 4 को अलग कर दो, इस वाले ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, रूट 21 माइनस का 4 अपॉन 1। अब आपके पास अगर ये प्लस में दे रखा है, अब यहाँ क्या बनाना है, मैं इसका रेसिप्रोकल बनाना है, और रेसिप्रोकल अंदर मतलब a2 है वो नीचे आना चाहिए। अब नीचे आने के लिए जो रूट का नंबर है वो मेरे को क्या लेके आना है, नीचे लेके आना है। और नीचे आपके पास ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते, नीचे आपके पास करने के लिए एक ही कंडीशन होती है, क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज होगा क्या होगा कि आपके पास रूट 21 माइनस 4 है, तो इस मल्टीपल किससे हो जाएगा, रूट 21 प्लस का 4 से, और डिवाइड होगा रूट 21 प्लस 4 से डिवाइड हो गया। रूट 21 माइनस 4 दे रखा था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ करना क्या है, ये नीचे लेके आना रूट वाला नंबर। तो यहाँ क्या बनेगा, 4 प्लस, अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा रूट 21 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और अपॉन में कौन होगा, 1 से ये मल्टीपल होगा तो ये बनेगा रूट 21 प्लस 4, ठीक है। आगे कंटिन्यू देखो, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 4 प्लस 21 का स्क्वायर और रूट दे रखा, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा 21, और माइनस का क्या बनेगा 16 की क्या इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 अपॉन रूट 21 प्लस 4, ये आ गई। तो ये तो हमारे पास यहाँ से रूट 21 के इक्वल ही चल रहा है हम लोग सारे। तो ये 4 की वैल्यू तो हमारे पास a1 की वैल्यू तो यहाँ आ गई 4,
A1 की क्या वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, A2 का निकालना है, और A2 आपके पास क्या रेसिप्रोकल में दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे इसका रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब मुझे वैल्यू चाहिए √21 + 4/5। पहले इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमारे पास 1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। जब आपके पास आपके पास क्या आना चाहिए, सिंपल आपके पास एक नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन डिजिट आ जाना चाहिए। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 बनाना होगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 5 + √21, यहाँ कितना 4 ही है ना, तो यहाँ पहले मैंने 5 लिख दिया, तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और डिवाइड में कौन है, 5 पहले से दे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे इसको, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 5 का अलग अलग सेपरेशन कर देते हैं, तो 5/5 + √21 - 1/5 अलग से कर दिया। तो यहाँ 5/5 क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस का √21 - 1/5। अभी बोला था कि क्या होता है कि जब यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं इसके डिवाइड में लेके आना है, तो जो आपके पास नंबर आएगा वो कहाँ लाएगा, रूट वाला नंबर नीचे आना चाहिए। और नीचे लाने के लिए एक ही आपके पास मेथड है, कौन सा, परिमेयकरण कर दो। तो यहाँ किसका परिमेय होगा, √21 - 1 दे रखा है, तो +1 से मल्टीपल +1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 1 + √21 ए स्क्वायर करेंगे तो √21 का स्क्वायर बनेगा, वो क्या बनेगा, 21 बन जाएगा, -1 + 1 मतलब a - b a + b। तो √21 का स्क्वायर 21 और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कौन होगा, 5 × √21 + 1, ये बन गया। अब देखो आगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, 1 + 21 - 1 तो हो गया 20/5 √21 + 1। 5 से 20 कट हो गया 4 टाइम, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, ये आ गई 1 + 4/√21 + 1। अब रूट का नंबर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये A1 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ थी, A1 की वैल्यू 4 थी, ठीक है। A2 की वैल्यू निकालनी थी, A2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब निकालने किसकी, A3 की वैल्यू निकालो, तो एक स्टेप और कर लो, A3 की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। तो A3 के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग, जैसे ऊपर वाला स्टेप क्या था, इसका रेसिप्रोकल करके, तो इसका भी क्या करते हो, रेसिप्रोकल। हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब √21 + 1/4 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसी वैल्यू निकालेगी, यहाँ प्लस का 1 यहाँ पर 4 दे रखा है, मुझे क्या करेंगे, एक डिजिट चाहिए, मतलब एक बार आपको कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 4 बनाऊंगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 + √21, अब माइनस का, अब प्लस का 1 बनाना, यहाँ 4 नोट कर दिया मैंने, तो 4 - 3 करूँगा तभी तो ये प्लस का 1 बनेगा। तो 4 + √21 - का 3 बन गया, और डिवाइड में कौन है, ये बन गया 4। इसका भी सेपरेशन कर दो, तो ये बनेगा 4/4 + √21 - 3/4 अलग से हो गया। 4 में 4 का डिवाइड कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा, प्लस अब इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि √21 - 3 देखो सेम में सबका सेम स्टेप चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सेपरेशन कर रहे हैं, सेपरेशन करने के बाद रूट वाला नंबर ऊपर आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या करते हो, रैशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करके इसको नीचे लेके आओ, उसकी जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल वापस वैल्यू निकालो। ऐसे हमारे पास कंटिन्यू फ्रैक्शन की क्या करना है, जो आपके पास डिजिट है वो लेके आ जाओ। तो इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, रैशनलाइज करेंगे तो -3/4 मल्टीपल किससे करेंगे, मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास √21 + 3 और √21 + 3 से डिवाइड कर दिया परिमेयकरण। अब आपको √21 a - b a + b ये फिक्स है कि परिमेयकरण करोगे आपके पास यही आपकी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a - b × a + b। अगर किसी को नहीं पता हो तो आइडेंटिटी लिख देना, a - b × a + b क्या होता है, वो होता है a² - b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a की जगह √21 है, यहाँ पर b की जगह कौन है, 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 + √21 का स्क्वायर 21 हो गया, -3 का स्क्वायर 9/4 × √21 + 3 यही बनेगा हमारे पास। अब देखो आगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 + 21 - 9 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/4 √21 + 3 यही बनेगा। 4 से 12 कट होगा कितने टाइम, 3 टाइम कट होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/3 √21 + 3
ये आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास A3 की वैल्यू आ गई, पहले A1 की वैल्यू क्या थी 4 थी, A2 की वैल्यू भी 1 आई थी, A3 की वैल्यू भी क्या आई यहाँ से 1 आई। अब आपको अगर A4 की और निकालनी है तो वो भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसका क्या लोगे रेसिप्रोकल देखो, तो ये आ जाएगा √21 प्लस 3/3। इसकी वैल्यू निकालो कैसे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो मतलब ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि 3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 प्लस √21 माइनस का 3, कि पहले से आपके पास रूट में दे रखा प्लस का 3 बनाना, तो 6 ले लिया, 6 माइनस 3 कर दिया, और डिवाइड में क्या कर लोगे हम लोग, डिवाइड में हमारे पास दे रखा है 3 तो 3 दे लिया, इसका भी सेपरेशन कर दो। सेपरेशन क्या होगा 6/3 प्लस √21 माइनस 3/3, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 6/3 ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको ऐसे नोट कर दो √21 माइनस 3/3। यहाँ से A4 की वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई। अगर A5 के निकालने तो इसका आपके पास क्या करोगे परिमेयकरण करोगे, परिमेयकरण करके इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करके इसके आगे सोल्व करोगे, तो वहाँ से जो आपके पास डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा A5 की वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास जो √21 है उसके फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या बनेगा A1 प्लस अभी क्या बताया था A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, ऐसे हमारे पास क्या होगा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर कंटिन्यू ऐसे चल रहा है आपके पास फ्रैक्शन तो इसको नोट कर दो। A1 की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, 1/A2 की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ से A3 की वैल्यू वो भी 1 आई थी हमारे पास, A4 की वैल्यू क्या आई थी ये A4 की 2 आ गई। ऐसे हमारे पास ये क्या होगा फ्रैक्शन आपके पास कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इफ A B C आर पॉजिटिव क्वांटिटीज प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B आपके पास ग्रेटर देन है और इक्वल है ना, वो है 8A B C के इक्वल है। ये आपको ऐसे आपके पास क्या प्रूव करना है कि B प्लस C प्लस A प्लस B है वो ग्रेटर देन इक्वल है B A B से C के। देखो ये आपके पास कंडीशन, ये कंडीशन तभी हो सकती है, कभी आपके पास प्रूव हो सकती है ये वाला कि जब आपके पास A B और C तीनों का मल्टीपल हो ग्रेटर देन इक्वल क्या हो 0, मतलब 0 से इन तीनों का मल्टीपल जो भी आपके पास नंबर होंगे उन तीनों नंबर का मल्टीपल हो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए 0 के, 0 से क्या होना चाहिए बराबर या इसके इक्वल हो, तभी ये आपके पास पॉसिबल हो सकता है, बाकी आपके पास पॉसिबल होने नहीं है। तो अगर ये वाला पॉसिबल है तो हम लोग क्या करते हैं अप्लाई, आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन है जो आपके पास समांतर माध्य होता है वो समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। कि समांतर माध्य है वो ज्योमेट्रिक माध्य आपके पास मीन है उससे क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है। और ये हम लोग किस में लगा रहे हैं पहले A और B में लगा दो, किस में लगा दो चाहे तो आप लोग A B में लगा दो। ये हम लोग क्या लगा रहे हैं कि आपके पास जो AM है अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे ज्योमेट्रिक मीन से, किस में लगा रहे हैं AB में। अब AB का अर्थमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B बाई 2, वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ऑफ AB। ये हमने 11th क्लास में अच्छा से और भी देखा था कि आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ऑफ AB। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड क्या करते हैं हम लोग यही वाला वापस जो थ्योरी है यही यूज करते हैं हम लोग किसमें B और C में ले लो है ना, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इन किसमें हम लोग इस बार ले रहे हैं हम लोग B और C के अंदर। अगर B और C के अंदर लेंगे तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन बनेगा वो क्या बनेगा B प्लस C बाई 2, वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा रूट ऑफ B C के। इससे क्या होगा क्योंकि यहाँ से जब A और B था तो A B लिया था, यहाँ पर B और C ले रहे तो B और C ले लो यहाँ पर। ठीक है, थर्ड टाइम अगेन आप लोग यही यूज करोगे, क्या करते हैं कि अर्थमेटिक मीन वो ग्रेटर देन इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन। ये अब इस बार किस में यूज करोगे वो ले लो आप लोग A और C के अंदर, तीनों के अंदर जो आपके पास दे रखा है A B और C, पहले A B के साथ में ले लो यही थ्योरी, B C के साथ में लो, फिर A और C के साथ में भी ले लो, तीनों के साथ में लेके इसका क्या होना 3 आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप यूज करोगे A और C में तो अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा A प्लस C बाई 2, वो ग्रेटर देन इक्वल होगा A और C के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा A C। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आया। क्या क्या हमने सिर्फ एक ही आपके पास जो थ्योरी हम लोग यूज कर रहे हैं, थ्योरम हमारे पास एक ही है कि अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। पहले हमने ए बी के साथ में लिया, फिर बी सी के साथ में, फिर ए और सी के साथ में, तीनों में सेम थ्योरम हमने यूज की है। अब क्या करते हैं कि जो आपके पास समीकरण दे रखे हैं, जो इक्वेशन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों से हम लोग क्या करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मल्टीपल होगा तो क्या होगा, एलएचएस जो साइड है वो पहले एलएचएस से मल्टीपल होगी और आरएचएस साइड आरएचएस से मल्टीपल। जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं वैसे वैसे आपके पास समीकरण में आपके पास वही यूज हो जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा, इसका आपके पास समीकरण एक का एलएचएस क्या है, ए प्लस बी बाई टू, एलएचएस का यही आपके पास समीकरण हो गया। तो यह हो गया पहला समीकरण। दो का एलएचएस कौन सी है, बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। थर्ड आपके पास इसका कौन सा है, ए प्लस सी बाई टू, ठीक है। अब कौन सी आपके पास समीकरण यूज हो रही है, वो है ग्रेटर देन इक्वल किससे, तो आपके पास यहाँ से रूट ऑफ पहले ए बी, फिर मल्टीपल होगा रूट ऑफ बी सी से, फिर मल्टीपल होगा रूट ऑफ ए सी से, ठीक है। क्या क्या हमने समीकरण एक दो और तीन तीनों का मल्टीपल कर दिया, समीकरण तीनों को गुणा कर दिया। तो समीकरण एक के हम लोग आपके पास एलएचएस साइड वाले सारे मल्टीपल कर दिए, फिर आरएचएस साइड के भी मल्टीपल कर दिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी मल्टीपल हो रहा है ऊपर वाला बी प्लस सी से, फिर मल्टीपल हो रहा है ए प्लस सी से, और टू टू जा फोर, फोर टू जा क्या होते हैं 8, और रूट ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ से आपके पास रूट के अंदर मल्टीपल कैसे होते हैं, रूट के अंदर आपके पास ए से मल्टीपल होगा ए स्क्वायर, बी से मल्टीपल होगा तो बी स्क्वायर, और सी से मल्टीपल होगा तो सी स्क्वायर, यही बन जाएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी या बी प्लस सी और ए प्लस सी तीनों का मल्टीपल वो ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ 8 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ रूट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल कट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, इन तीनों का मल्टीपल है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, 8abc से। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत इजी है, आपके पास सिर्फ एक ही थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन है वो इसके ज्योमेट्रिक मीन के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स दे रखे ए बी सी अलग अलग, तो पहले आप लोग दो कोई भी लो, इन तीनों का अलग अलग दो दो लेके उन पेयर का यही थ्योरम यूज करो, वहाँ से तीनों आपके पास इक्वेशन बनेगी और इन इक्वेशन का क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रूव करना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, समीकरण और सर्व समीकरण को परिभाषित कीजिए कि आपके पास समीकरण क्या होता है और सर्व समीकरण क्या होती है। अब देखो सर्व समीकरण आपने देखा होगा कि समीकरण कैसे, जैसे मान लो एक आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल हमने कोई 0 एक फलन ले लिया, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन में नोट नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं बस, आपको एक बार नोट कर लेना अच्छे से क्या क्या होता है ना, कि आपके पास समीकरण क्या होता है, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल एक फलन ले लिया, एफ ऑफ एक्स एक फलन लिया जो 0 के इक्वल है, तो एक्स के जिन मानों पर, कुछ आपके पास एक्स के विशिष्ट मानों पर ही मानों पर फलन का मान क्या होता है, फलन का मान 0 होता है, शून्य होता है। क्या होता है कि अगर हमने एफ ऑफ एक्स बराबर कोई 0 फलन लिया है तो एक्स के कुछ ऐसे ही मान होंगे, कुछ प्रॉपर मान होंगे, तभी वो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 बन सकती है। एक्स का अगर हम लोग कुछ अलग सा मान ले लिया तो उसके ऊपर 0 हो ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ विशिष्ट मान ही होंगे जिन पर एक्स के क्या होंगे, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, शून्य आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल क्या है 0, ये एक क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। ये आपके पास क्या है, एक समीकरण है। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लिया आपने एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया x² - 1। अब x के आपके पास कौन कौन से दो मान है,
क्योंकि आपके पास पावर में 2 दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद है 2 पावर में 2 है तो इसके x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अब x के कौन से मान, एक तो आप माइनस का 1 रखोगे या प्लस का 1 रखोगे, इनके मान पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो सकती है। अदरवाइज आप कुछ भी रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं बन रही है। तो जिनके आपके पास विशिष्ट मानों पर ही क्या f ऑफ x की वैल्यू 0 बने, तो ये जो आपके पास वेरिएबल और इक्वल के जो दे रखी है, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा। और सर्व समीकरण क्या होती है, सर्व समीकरण अगर आपको पता है, सर्व समीकरण है वो आपके पास कोई भी मान रख दो x का अपरिमित रूप से कितने भी मान हो सकते हैं, और सभी मानों के लिए वो क्या हो, सभी मानों के लिए सेटिस्फाई हो, है ना, सेटिस्फाई हो मतलब सभी मानों के लिए उपस्थित हो। जैसे आपके पास अगर मान लो कि आपके पास एक सर्व समीकरण ले लिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, ये आपके पास क्या होती है, एक सर्व समीकरण है। अब यहाँ पर अगर हम लोग a और b के वैल्यू है वो चेंजेस करते हैं, a की वैल्यू कुछ अलग ले लो, b की वैल्यू कुछ अलग ले लो, अगर वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर रखेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से जो LHS और RHS बनेंगे वो दोनों इक्वल बनेगी, क्या इक्वल बनेगी। अगर हम लोग a की वैल्यू कुछ भी ले लो, चाहे 0 ले लो, आपने पहले 0 लेके फिर b की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर अगर आप लोग b की वैल्यू 0 ले ली और a की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ से भी आपके पास LHS और RHS वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आ रही है। जो हम लोग a की और b की वैल्यू, अगर कोई जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अनंत मान हो सकते हैं, अनंत मान होने पर भी जो आपके पास समीकरण दे रखा है, ये क्या एक सेटिस्फाई बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, एक सर्व समीकरण होगी। समझे? तो क्लियर, हम लोग एक ही चीज बताते हैं कि समीकरण क्या होता है, जिसके विशिष्ट मानों पर ही क्या होते हैं, वो सेटिस्फाई होता है। और सर्व समीकरण जिसके अनंत मान है, कुछ भी मान रख दो, वो अगर आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, LHS और RHS इक्वल हो रही है, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक सर्व समीकरण बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन JP। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण दे रखा है जो आपके पास x क्यूब 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल दे रखा है 0 के, तो इसके मूल है वो गुणोत्तर श्रेणी में। तो इसके मूल अगर आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसकी एक आपके पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, इसके मूल अगर आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, तो इसके लिए क्या बनेगा, ac क्यूब बनेगा, वो bd स्क्वायर b क्यूब, यहाँ से बोलते db क्यूब इक्वल होगा, है ना, db क्यूब इसके इक्वल होगा। अगर ये आपके पास सोल्व हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, आपके पास जीपी में होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखो आपके पास जो समीकरण दे रखा है, समीकरण के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब रूट भी कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से मान लो, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट द रूट इन किसमें, जीपी में। अगर जीपी में है तो इसका मतलब अल्फा बीटा को जो गामा आएंगे उसके रूट्स के जो वो तीनों किसमें आएंगे, जीपी में होंगे। और जीपी की टर्म्स आपके पास मान लो, तो हमारे पास जो हम लोग ले लेते हैं कि अल्फा इक्वल मान लो आपके पास बन जाएगा अल्फा अपॉन डेल, बीटा मान लो आपके पास बीटा अल्फा का इक्वल है, और गामा ले लो आप लोग अल्फा अपॉन डेल अल्फा और अल्फा इंटू डेल, क्योंकि आपके पास जब अल्फा अपॉन डेल अल्फा और आपके पास अल्फा डेल, ये तीनों क्या होते हैं, जीपी में होते हैं। अच्छा ऐसी बात है, हमने पहले भी किया था ए अपॉन आर, क्या कहता है हमने, ए अपॉन आर, ए हो गया और ए आर, ये तीनों किस में होते हैं, आपके पास जीपी में होते हैं। तो जीपी में होता है, हमने इसमें भी क्या कर दिया, ये जीपी वाले कन्वर्ट कर लिए। ए हम लोग इसने ले रहे हैं, अब हम लोग ए भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन दे रखे उसमें भी ए यूज हो रहा था, हम लोग ए को छोड़ देते हैं और ये बाकी सब ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये हो गया पुट। अब आपको पता है कि जब आपके पास जो समीकरण दे रखा है, जो क्या दे रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी इक्वल 0 दे रखा है। ठीक है, इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस कोई भी आपके पास 3 घात का जो बहुपद है पॉलिनोमियल है, उसके इक्वेशन क्या बनती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। यहाँ पर आपके पास होते हैं स्मॉल ये, लेकिन स्मॉल पहले से यूज करें इसलिए हम लोग कैपिटल ले लेते हैं ना। तो यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन करके तो हमारे पास ए इक्वल क्या आएगा, वो स्मॉल ए के, बी इक्वल किसके है
3b के c इक्वल है वो आपके पास 3c के इक्वल है, और d है वो किसके इक्वल है, d के इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है कि इनका जब आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है कौन सा थर्ड डिग्री दे रखा है, तो इसका आपके पास जो रूट है तो सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है तो माइनस का b अपॉन a ले लेते हैं। अब देखो सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब माइनस आपके पास माइनस नहीं है तो इसमें होता है c अपॉन a के इक्वल। और थर्ड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस का d अपॉन a के। यहाँ हमने कैपिटल लिए क्योंकि हमारे पास स्मॉल पहले यूज हो रहा था, हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर कैपिटल ले लिए। अब जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही, गामा की वैल्यू हमने ये पुट की थी, यहाँ पर डी की वैल्यू ये रही हमारे पास, ए बी सी की डी, इन तीनों के चारों की वैल्यू भी यहाँ से रही। इससे हम लोग क्या करेंगे, तीन इक्वेशन अलग अलग बनाएंगे और इसको सोल्व करके हमारे पास अल्फा बीटा के अंदर रिलेशन लेके आएंगे। ठीक है, देखो अब कैसे करते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की जगह हम लोग क्या करेंगे, अल्फा अपॉन डेल, प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस यही हमने ऊपर पुट किया था, और गामा हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू डेल है, वो इक्वल किसके है, माइनस का b, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, 3b अपॉन a की वैल्यू क्या है, वो a के इक्वल ही है। ठीक है, यहाँ से अगर अल्फा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन डेल प्लस 1 प्लस डेल, वो इक्वल किसका आएगा, माइनस का 3b अपॉन a के इक्वल आ गया। इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड इक्वेशन कहाँ से लेकर आएंगे, इससे इस फॉर्मूले से। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा अपॉन डेल इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा है, प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा है, और गामा की वैल्यू हमने क्या ली थी, अल्फा इंटू डेल ली, प्लस गामा की वैल्यू अल्फा इंटू डेल इंटू अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, वो हमारे पास दे रखी है अल्फा अपॉन डेल, इक्वल किसके है, c अपॉन a के इक्वल है। c की वैल्यू क्या है, 3c, और a की वैल्यू आपके पास स्मॉल a दे रखा है, तो c की वैल्यू होगी 3c अपॉन a के इक्वल है ना। तो यहाँ से देखो अल्फा अल्फा, यहाँ पर अल्फा सबका स्क्वायर, तो मतलब अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन डेल, यहाँ पर बचा डेल, और यहाँ पर आपके पास आ गया डेल से डेल मतलब 1 आ गया, इक्वल किसका आ गया, 3c अपॉन a के इक्वल आ गया। इसको दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ से तीसरा समीकरण भी लेके आ जाओ। पहले तीसरा समीकरण हमारे पास कहाँ से आएगा, इस वाले प्रॉपर्टी से आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा अपॉन डेल इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा, और गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा डेल, वो इक्वल किसका आएगा, माइनस का डी। डी क्या होता है, स्मॉल डी दे रखा है, अपॉन ए की वैल्यू आपके पास ए ही है ना। तो यहाँ डेल से डेल कट हो गया, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आई, वो आ गई माइनस का डी अपॉन ए के इक्वल आ गई। ये दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ आपके पास ये वाला मल्टीपल जो पार्ट दे रखा है वो दोनों सेम दे रखा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा है, मतलब अल्फा स्क्वायर से भी यहाँ से अल्फा एक कट हो सकता है। तो यही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बाय इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, कि हमारे पास जो 2 नंबर समीकरण है उसके अंदर एक समीकरण एक का भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन डेल्टा प्लस डेल प्लस 1 इक्वल क्या दे रखा है, 3c अपॉन a, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड हमारे पास किसका कर रहे हैं, अल्फा 1 अपॉन डेल प्लस 1, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, ऊपर दे रखा 3c अपॉन a, नीचे आ जाएगा माइनस का 3b अपॉन a। अब जो कट हो रहा है वो कट कर दो, अल्फा से एक अल्फा कट हो गया, ये मल्टीपल पूरा पार्ट सेम आ रहा है, 3 से 3 कट हो गया, a से a कट हो गया, तो हमारे पास क्या बना, देखो यहाँ से हमारे पास बना अल्फा इक्वल c अपॉन b, और वो भी किसका, माइनस का बना, तो माइनस का बन गया। ठीक है, अब जो अल्फा का मान आया वो हम लोग रखेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा क्यूब किसमें है, माइनस का d अपॉन a में, तो बाय इक्वेशन
थर्ड, मतलब समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह कौन है, माइनस का सी अपॉन बी इसके पावर क्यूब, वो इक्वल किसके आएगा, माइनस का डी अपॉन ए के। अब कोई भी नंबर माइनस का दे रखा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। सी का क्यूब क्या आएगा, सी क्यूब आएगा, और बी का क्यूब बी क्यूब, वो इक्वल किसके है, माइनस का डी अपॉन ए के। माइनस से माइनस कट हो गया, अब क्रॉस मल्टीपल कर दो तो हमारे पास सी ए से मल्टीपल हो क्या बनेगा, ए सी क्यूब, और डी है वो बी क्यूब से मल्टीपल होगा तो बी डी बी क्यूब। और यही हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, जीपी की। हमने पहले ही बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर यही आपकी कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जीपी में होगा। ये देखो हमने बोला था ए सी क्यूब और डी बी क्यूब, हमने क्या करना, प्रूफ करना है, तो जीपी को आपके पास इस फॉर्म में आना चाहिए। ये होगा हमारे पास प्रूफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉची का मूल परीक्षण का कथन लिखे, स्टेटमेंट ऑफ द कॉशीज रूट टेस्ट। ठीक है, स्टेट क्या होता है इसका, कि मान लो कि आपके पास समेशन ऑफ यू एन है, यू एन, एन यहां पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, इज ए सीरीज इन पॉजिटिव टर्म्स। क्या दे रखा है कि आपके पास जो समेशन ऑफ यू एन, यू हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है, सीरीज का एन टर्म्स दे, अगर एन टर्म्स है वो अगर हमारे पास क्या दे रखा है, धनात्मक पद दे रखे हैं, ऐसी कोई श्रेणी दे रखी है यू एन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन एन अगर इक्वल है एल के। यहाँ पर एल हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। अगर एल हमारे पास वास्तविक संख्या है तो इसी के ऊपर बेसिस में हमारे पास क्या दिया था, कॉची रूट्स ने इसकी कंडीशन दी थी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी थी कि अगर आपके पास एल लेस देन 1 हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एल लेस देन 1 है। सेकेंड कंडीशन अगर एल आपके पास ग्रेटर देन 1 है, और थर्ड कंडीशन है अगर एल इक्वल है 1 के। ठीक है, अगर एल लेस देन 1 है तो इसके लिए हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, मतलब अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, सेकंड अगर आपके पास एल ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी मतलब अपसारी होगी। ठीक है, और थर्ड अगर आपके पास एल इक्वल 1 दे रहेगा इसका मतलब एक्सपेरिमेंट फेल है। क्या है एक्सपेरिमेंट फेल, मतलब आपके पास या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी, दोनों कोई भी हो सकती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्या अभिसारी और अपसारी अथवा अपसारी दोनों हो सकती है आपके पास। ये हो गया कॉची रूट्स टेस्ट। इसके लिए 3 ही कंडीशन है, तीनों आपके पास कंडीशन रन। किसके लिए, लिमिट एग्जिस्ट ऑफ यू एन की पावर 1 अपॉन एन में दे रखा है। एन हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हमारे पास, है ना, और वो भी किसमें, पॉजिटिव टर्म्स के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास देखो कि स्टेट डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब जैसे हमारे पास कॉची रूट टेस्ट है, इसी का एक सिमिलर पार्ट होता है, जस्ट इसका रिवर्स करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अगर आपके पास दे रखा हो, देखो दोनों को लर्न करने का अच्छा तरीका सेम का सेम लगभग ऐसे इस दोनों का तुलना करके कंपैरिजन में हम लोग याद कर लेते हैं। कैसे होता है, अगर आपके पास समेशन ऑफ यू एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना, सेम दे रखा है, इसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट होगी, लिमिट एन टेंड्स टू अगर आपके पास इन्फिनिट दे रखी है, और वो भी किसमें, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 अगर इक्वल है दे रखा है एल के, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है वो इक्वल अगर एल दे रखा है, एल हमारे पास यहाँ क्या है, एक रियल नंबर है ना, क्या एक रियल नंबर है। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होती है, 3 कंडीशन। कौन कौन सी, फर्स्ट अगर एल आपके पास एल लेस देन 1 हो, सेकेंड अगर एल ग्रेटर देन 1 हो, और थर्ड अगर एल इक्वल हो 1 के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था वहां पर एल लेस देन 1 था तो क्या होता था, कन्वर्जेंट होगा था। तो इसका रिवर्स यहाँ पर क्या बनेगा, अगर एल लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा ना, मतलब ये क्या होगा, अपसारी होगा। क्या होगी, अपसारी होगी, जो सीरीज होगी वो अपसारी होगी। सेकंड अगर आपके पास एल ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर हमारे पास जब एल ग्रेटर देन 1 था तो क्या होता है, डाइवर्जेंट बताया था, अपसारी बताया था। तो इसका मतलब इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास कॉन्वर्जेंट बनेगा।
अभिसारी होगी, ठीक है। और थर्ड हमारे पास L इक्वल जब 1 हो तो दोनों के लिए हम लोग यही बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल करने के इसकी कंडीशन में हमारे पास या तो अभिसारी हो गया अपसारी दोनों हो सकते, क्या मे बी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, क्या आपके पास अभिसारी और अभिसारी दोनों में से हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टेट ऑफ डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉर द कॉनिक, क्या आपके पास जो कॉनिक दे रखा है किसमें दे रखा है, ये पोलर फॉर्म में दे रखा है। जो पोलर फॉर्म में दे रखा है संकव दे रखा है उसकी नियता का समीकरण निकालना है। अब इसका नियता का समीकरण हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, देखो क्या होता है, एक ट्रिक से बनाते हैं। अगर आपके पास कॉनिक सेक्शन ऐसा दे रखा है, कॉनिक है L/R, अगर ऐसा दे रखा है 1 + E cos थीटा में दे रखा हो, अगर ऐसा दे रखा होता तो इसका हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, मतलब नियता। तो इसका नियता का समीकरण हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास L/R इक्वल E cos थीटा, E cos थीटा। अगर ऐसा कॉनिक रहेगा तो हम लोग नियता का समीकरण ये लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या चेंज किया कि cos थीटा की जगह हमारे पास थीटा क्या ले लिया, हमने एंगल ले लिया, वो थीटा माइनस अल्फा लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉनिक है वो L/R इक्वल 1 + E cos थीटा माइनस अल्फा दे रखा है, थीटा माइनस अल्फा, तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा L/R इक्वल E cos थीटा माइनस अल्फा। बस ये हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक बन गया। इस कॉनिक के लिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए कॉनिक। आपके पास कोई कॉनिक दे रखा है L/R 1 + E cos थीटा, इसका आपको क्या निकालना है, नॉर्मल इक्वेशन निकालने, मतलब अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। मान लेते हैं कि लेट ए पॉइंट P, एक बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है R1 α1, ठीक है। एक पॉइंट P लाइज ऑन कॉनिक, जो क्या कर रहा है, इस शंकु के ऊपर आपके पास कोई पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट क्या R1 α1 है, वो इस शंकु के ऊपर उपस्थित है, मतलब शंकु के जो समीकरण है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तब आपके पास अभिलंब का समीकरण क्या करते हैं, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण यहाँ हमारे के लिए क्या बनेगा, वो हो जाएगा ER, क्या बनेगा, EL sin α1 अपॉन R 1 + E cos थीटा इक्वल होगा E sin θ1 प्लस साइन थीटा माइनस α1, ठीक है। क्या बन रहा है हमारे पास, EL sin α1 अपॉन 1 + E cos α1, E sin थीटा E cos α1 होगा ना, यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, E cos α1 वो इक्वल हो जाएगा E sin थीटा प्लस साइन थीटा माइनस α1 के। ये हमारे पास क्या बनेगा, इससे अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसके लिए, जब आपके पास शंकु दे रखा है L/R 1 + E cos थीटा। यहाँ पर α1 क्या है, α1 और R1 हमारे पास कोई P पॉइंट ले लिया जिसको, जो कहाँ पर है, शंकु के ऊपर उपस्थित है, उस शंकु के ऊपर हमने कोई P पॉइंट लिया है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो इसके लिए अभिलंब का समीकरण ये बन गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचर ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय इट। आपके पास एक शंकु दे रखा है, शंकु का क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। इस शंकु की क्या नहीं आपको प्रकृति बताने की, ये किसका आपके पास कौन से शंकु की समीकरण दे रखा है। देखो बेसिकली इसके लिए हमारे पास दो चीजें हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं, एक तो हम लोग डेल्टा के वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू, और दूसरा करेंगे हम लोग H² और B² AB के अंदर रिलेशन देखेंगे। अगर आपके पास डेल्टा इक्वल नॉट इक्वल 0 और H² इक्वल हो AB के, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, आपके पास एक परवलय बनेगा, पैराबोला बनेगा ना। अगर आपके पास सेकंड कंडीशन होती है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल 0 और यहाँ से H² है वो लेस देन हो AB के, AB से H² की वैल्यू है वो AB से लेस देन है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपके पास एक दीर्घवृत्त का समीकरण,
किसका होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण। थर्ड कंडीशन होगी अगर एच डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो और एच स्क्वायर की वैल्यू है वो ए बी से ग्रेटर देन हो, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, एक अति परवलय होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा, अति परवलय होगा। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा की वैल्यू और एच स्क्वायर ए बी के अंदर रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो आप क्या करते हैं, अब कोई भी आपके पास संख्या दे रखा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो सॉल्यूशन हो गया कि संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल 0। ये क्या होता है, कोई भी आपके पास संख्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, व्यापक रूप बन गया। इसका हम लोग इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ से g की, h और f की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगी, आपके पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का x माइनस का 6 इक्वल 0, यही दे रखा है। कंपैरिजन करो, देखो वाई स्क्वायर का आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट कौन है, b है, तो वाई स्क्वायर के यहाँ पर कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई के यहाँ का गुणांक है वो 2h है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स वाई का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है, तो 2h बराबर है माइनस का 1 है, तो h की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2 आएगी। तो यहाँ बता दें h की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a है, a का यहाँ पर क्या दे रखा है वैल्यू, माइनस का 2 के इक्वल, तो a इक्वल आ जाएगा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब कौन निकालना हमें, x का कोफिशिएंट, x क्या है 2g के इक्वल है, और यहाँ पर x के साथ में कौन है, प्लस का 1 है, इसका मतलब 2g इक्वल है प्लस के 1 के, तो g की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो यहाँ नोट कर दो g इक्वल है 1/2 के। ठीक है, फिर हमारे पास कौन है, f की वैल्यू निकालनी है, f क्या है 2f के साथ में, तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है माइनस का 5, इसका मीन हो गया कि 2f है वो माइनस के 5 के इक्वल है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2 आ जाएगी। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अब c दे रखा है, c आपके पास क्या है कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर क्या दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा, तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई माइनस का 6, और यही हम लोग क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपको संख्याओं का देखना, प्रकृति चेक करनी है, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं और एच स्क्वायर और ए बी के अंदर रिलेशन निकालेंगे। तो पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा की क्या होता है, डेल्टा आपके पास होता है ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस आपके पास हो गया जी एक्स स्क्वायर, ऐसे ए जी स्क्वायर माइनस का बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल, ये क्या होता है डेल्टा। डेल्टा इक्वल क्या हो गया, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस का ए जी स्क्वायर माइनस का ए जी स्क्वायर, एक मिनट ना, यहाँ पर आपके पास ये b के साथ में होगा ना, ये बी जी स्क्वायर होगा, ये ए एफ स्क्वायर होगा, ये होता है f की वैल्यू। क्या होती है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। यहाँ वैल्यू पुट करके देखो तो डेल्टा इक्वल क्या आएगा, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है, ये तरीके माइनस का 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस का 2, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2, और जी की वैल्यू क्या है 1/2, एच की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/2, फिर माइनस बी इंटू जी स्क्वायर, तो बी क्या दे रखा है 1 इंटू जी का स्क्वायर, जी कितना है आपके पास 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू एफ का स्क्वायर, ए कितना माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2 इंटू एफ का स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर बन गया। फिर माइनस का सी एच स्क्वायर होता है, तो आपके पास क्या बनेगा माइनस का सी की वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, और एच की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/2, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब आगे क्या बनेगा देखो, यहाँ से यार डेल्टा इक्वल माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, प्लस का कितना हो गया 12, फिर प्लस माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, 5 मल्टीपल होगा 1 से तो 5 हो गया, अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, फिर माइनस 1 का 1 से मल्टीपल कर 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 1/4,
फिर माइनस, देखो माइनस माइनस ये क्या बनेंगे, प्लस बन जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास प्लस का बन जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 4 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 6 इंटू आपके पास 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से हमारा 6 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 3/2 बन जाएगा, है ना। अब इनका ऐड कर दो तो डेल्टा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का इसका नीचे कौन 1 है, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 48, प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, यहाँ बन गया 5, या माइनस का 1 प्लस का 2 टाइम हो गया, तो ये बन गया 50, प्लस ये भी 2 टाइम होगा तो 6 बन जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो 40 आपके पास 50 और 40 90 और आपके पास 100 104 और 109 माइनस 1 तो 108/4। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू है जो भी है आपके पास 0 नहीं है। ये तो प्रूव हो गया कि डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल है 0 के। सेकेंड हम लोग आगे क्या करेंगे, ये कंडीशन अब पूरा हुई कि आपके पास डेल्टा की नॉट इक्वल है 0। अब हम लोग क्या निकालते हैं एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, तो इसका स्क्वायर करने का कितना आएगा 1/4 आएगा। और फिर क्या बोला ए बी निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ए की वैल्यू है माइनस का 2 और बी की वैल्यू है 1, तो ए बी इक्वल क्या आएगा माइनस का 2 इंटू 1, वो क्या आएगा माइनस का 2। अब आपके पास यहाँ से पता चल रहा है कि एच स्क्वायर वो ग्रेटर देन है किससे, ए बी, क्यों, आपको पता है कि 1/4 होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, माइनस के 2 से। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए बी है। पहले कंडीशन हमने ये देख लिया था कि डेल्टा नॉट इक्वल 0 है, और सेकंड एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है ए बी से। इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन है वो कौन सी है, अतः समीकरण है वो कौन सा, एक अति परवलय है, अति परवलय है। अति परवलय हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। क्या निकालना, आपके पास शंकों की उत्केंद्रता निकालनी है। अब उत्केंद्रता क्या होती है, जो आपके पास शंको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल 1, इसकी उत्केंद्रता होती है ई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस R2/R1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस, सेपरेट कर दो चाहे R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर R2 और R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ये दोनों क्या दे रखे, सेमी एक्सिस ऑफ कॉनिक, क्या दे रखा है, शंकों के आपके पास अर्ध एक्सिस दे रखे है ना, शंकों के अर्ध एक्सिस है। अर्ध एक्सिस हो गया, ये हो गया आपके पास उत्केंद्रता का समीकरण। तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए का 10 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट बी के सॉल्यूशन लाते हैं। थैंक यू।